Hello student, you are watching Mohan Pharmacy and today we will discuss about cholinergic drug. Student, इसकी पहली की क्लासेस में हमने कोलिनर्जिक सिस्टम होता है, कोलिनर्जिक सिस्टम का जो सबसे मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, वो किस प्रकार से प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक की ओर ट्रांसफर करता है और नर्व इंपल्सेस को किस प्रकार से लेके जाता है, ये सब हम लोगों ने पिछले की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से बनता है, इसकी पहले की क्लासेस मैंने ली हुई हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा। आप लोग अगर देखना चाहें तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग आल्सो नोन एज कोलिनोमाइमेटिक ड्रग। जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं वो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग के नाम से भी उनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, और एक क्लास ऑफ ड्रग, ये ड्रग की वो क्लास होती है दैट मिमिक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, जो कि मिमिक करती है किसके एक्शन को, एसिटाइलकोलिन को। मिमिक मतलब मिमिक्री, मतलब कहने का मतलब यही है कि एसिटाइलकोलिन की तरह ही काम करना है ना, मिमिक्री करना या नकल करना कह सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि एसिटाइलकोलिन की तरह ही नकल करती है, मतलब जो काम एसिटाइलकोलिन का होता है वही ये ड्रग भी करती हैं, इसलिए इनको कोलिनोमाइमेटिक ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये जो कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं ये पैरासिम्पथेटिक नर्व की एक्टिविटी को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। ठीक है, नोन एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और इसको हम लोग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विच डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से ये क्या करती हैं, कोलिन की, वो एसिटाइलकोलिन की जो अवेलेबिलिटी होती है कोलिनर्जिक रिसेप्टर में उसको ये बढ़ाती हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं जो कि है मस्कार्निक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, जो मस्कार्निक रिसेप्टर होता है वो 5 टाइप के होते हैं, M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर, M4 रिसेप्टर एंड M5 रिसेप्टर। ठीक है, ये 5 तरह के होते हैं। इसमें जो 3 मुख्यतः M1, M2 एंड M3 वो मुख्य रूप से हमारे बॉडी की एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग जो M1, M2 एंड M3 के बारे में आज हम लोग मुख्यतः बात करेंगे। ठीक है, तो जो अपना M1 रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है, जो कि कहाँ पे होती है, स्टमक में होती है। ठीक है, और जो M2 रिसेप्टर होता है वो कार्डियक सेल में पाया जाता है, जो कि हार्ट में होती है। ठीक है, और जो M3 रिसेप्टर होता है वो स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, आई में पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है और GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मस्कार्निक रिसेप्टर आर मेंबर ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। कहने का मतलब यही है कि जो मस्कार्निक रिसेप्टर होते हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ग्रुप के होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं, NN टाइप के और NM टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, कौन से, निकोटिनिक रिसेप्टर। अब क्या है, जो NN टाइप का रिसेप्टर होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और किसमें पाया जाता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में पाया जाता है। 2 जगह पे पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक गैंग्लिया में। ठीक है, इसके बाद क्या है, NM रिसेप्टर। NM रिसेप्टर जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है। ठीक है, NM रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है। ठीक है, तो और क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर ए मेंबर ऑफ लिग एंड गेटेड आयन चैनल। जो अपना निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वो लिग एंड गेटेड आयन चैनल ग्रुप के होते हैं। ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर आर इन्वॉल्व इन ए नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिजीज। तो अपना जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कोई मतलब न्यूरोलॉजिकल डिजीज या न्यूरोलॉजिकल कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो उस जगह पे इन्वॉल्व होते हैं, और साइकेट्रिक डिजीज
तो उस कंडीशन में भी ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, इसके साथ साथ वो किसमें रोल प्ले करते हैं, किसी को मान लीजिए स्मोकिंग की एडिक्शन हो गई, मतलब वो लत लग गई है उसको, किसकी, स्मोकिंग की, है ना, धूम्रपान की, तो उसमें भी ये निकोटिनिक जो रिसेप्टर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद क्या है, डायमेंशिया में, डिप्रेशन में और एंजाइटी में भी जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, एनएन रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो एनएन रिसेप्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। और जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट गैंग्लियानिक इंपल्स, जो एनएन रिसेप्टर होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियानिक जो इंपल्स होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अब हम लोग बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जो एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट है वो किस प्रकार से पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट है जो एसिटाइल कोलिन के हमारे बॉडी में पड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला है ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन में क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन अफेक्ट मेमोरी, जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो मेमोरी को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, लर्निंग को इफेक्ट कर सकता है, मोटिवेशन को इफेक्ट कर सकता है और रैपिड आई मूवमेंट को भी ये इफेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब एसिटाइल कोलिन का जो इम्पैक्ट है ये सब चीजों में पड़ सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बॉडी फंक्शन के बारे में कि एसिटाइल कोलिन का बॉडी फंक्शन में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन इफेक्ट वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, जो एसिटाइल कोलिन होता है वो वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो हमारी, जिसपे हमारा कंट्रोल हो, ठीक है, जिस मसल कॉन्ट्रैक्शन में अपना कंट्रोल हो। जैसे कि अगर ये हाथ है इस तरह से मैं खींचना चाहूं तो इसको खींच सकता हूं, इसको जब चाहूं खींच सकता हूं, तो कहने का मतलब यही है कि इस पे मेरा कंट्रोल है। और जैसे कि मेरी हार्ट मसल है जो धक 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 हो रही है, उस पे अपना कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, इनवॉलेंट्री कहलाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जिसपे अपना कंट्रोल हो वो वॉलेंट्री कहलाता है। तो इसमें एसिटाइल कोलिन क्या करता है, वो इफेक्ट करता है वॉलेंट्री मसल मूवमेंट को, वॉलेंट्री मसल मूवमेंट को एसिटाइल कोलिन क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन अगर इफेक्ट होगा, मान लीजिए ज्यादा तेजी से हार्ट रेट, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बीपी ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस लाइक टीयर, सलाइवा, मिल्क, स्वेट, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस मतलब कुछ चीजों का सिक्रीशन भी इफेक्ट होगा। किन किन चीजों का सिक्रीशन इफेक्ट होगा, जैसे कि टीयर है ना, टीयर मतलब आंसू, सलाइवा है, मिल्क है एंड स्वेट मतलब पसीना, ये सब चीजों का जो कहने का मतलब सिक्रीशन है वो भी एसिटाइल कोलिन की वजह से इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में एसिटाइल कोलिन का क्या रोल है, तो इसमें है एसिटाइल कोलिन सेंड सिग्नल्स टू द स्मूथ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब यही कि जो एसिटाइल कोलिन है वो सिग्नल भेजता है किसके पास, स्मूथ मसल्स के पास, कि आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है कि नहीं करना है, या करना है तो तभी हमारा जो स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा उनमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच हेल्प विद डाइजेशन, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, जिससे कि सहायता हो जाएगी किन किन चीजों में, डाइजेशन में सहायता होगी। भाई जो स्टमक की मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डाइजेशन तेजी से होगा ना। इसके बाद के ब्रीथिंग में मतलब सांस लेने में भी कहने का मतलब हेल्प हो जाएगी। और किस चीज में, हार्ट रेट को, मतलब हमारे हार्ट को लयबद्ध बनाए रखने के लिए, रिथम बनाए रखने के लिए ये हेल्प करता है, कौन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्यूपिल डायलेशन के लिए, ठीक है। प्यूपिल डायलेशन में क्या है, एसिटाइल कोलिन कॉजेज प्यूपिल टू डायलेशन रिस्पॉन्स टू द लाइट एंड हेल्प विद फोकस। कहने का मतलब यही है कि आंख में जब हम लोग कोई भी लाइट मारते हैं तो आंख क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है, श्रिंक कह सकते हो या
कॉन्स्ट्रिक्ट कह सकते हो कि हमारी आंख की जो पीपल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है। लेकिन अगर हम एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट अच्छे से पड़े तो एसिटाइलकोलिन के वजह से आंख में फोकस भी डालेंगे तो क्या रहेगी, डायलेट कंडीशन में रहेगी, और डायलेट कंडीशन में रहेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद क्या है, इरेक्शन। एसिटाइलकोलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो एसिटाइलकोलिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है किसके लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इरेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन कॉजेज। अगर हमारे बॉडी में क्या होता है, एसिटाइलकोलिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है या ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो कुछ चीजें कॉज होंगी, मतलब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसका बॉडी में पड़ेगा, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जब हम एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन हमारे बॉडी में सिक्रीट हो रहा है तो उस कंडीशन में स्वेटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया दो कंडीशन होती है हार्ट में। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, एक नॉर्मल लेवल से क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और ट्रैकीकार्डिया में जो नॉर्मल लेवल से है, धक 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 जो हार्ट की रिदम है, हार्ट की जो बीट है वो नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा एसिटाइलकोलिन ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होगी, मतलब इसमें हार्ट बीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाइपोटेंशन। अब जब हमारी हार्ट बीट कम हो जाएगी, कहने का मतलब ब्लड को कम तेजी से पंप करेगा हमारा हार्ट, तो हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाएगी। मतलब जब हमारा हार्ट बहुत तेजी से ब्लड को पंप करता है, बहुत तेज प्रेशर पड़ता है आर्टरीज पे, तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। लेकिन जब हमारी जो हार्ट है वो उसकी हार्ट बीट ही कम हो गई, वो कम तेजी से ब्लड को पंप कर रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपोटेंशन की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्प। एब्डोमिनल क्रैम्प आ जाएंगे जिसकी वजह से स्टमक में पेन होगा। ठीक है, इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के ज्यादा सिक्रीशन की वजह से। इसके बाद क्या है, डायरिया। डायरिया की कंडीशन हो जाएगी, है ना, और पैरालाइसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल, और हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनमें भी पैरालिसिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट हैं जो कि हमारे बॉडी में पड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में, है ना, कि कोलिनर्जिक ड्रग कितने टाइप की होती हैं और किस प्रकार से वो वर्क करती हैं। ठीक है, तो हमारी जो कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है जो डायरेक्टली एक्ट करती है हमारे बॉडी में, और दूसरी क्या होती है, जो इनडायरेक्टली वर्क करती है हमारे बॉडी पे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग बात करेंगे जो डायरेक्टली एक्टिंग है ना। डायरेक्टली एक्टिंग का मतलब यही है कि जो हमारी जो ड्रग है, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है हमारी, वो क्या करेंगे, जाकर के डायरेक्टली हमारे जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं उन पे बाइंड होकर के थेराप्यूटिक रिस्पांस देंगी। और जो हमारी इनडायरेक्टली ड्रग हैं वो क्या कहलाएंगी, वो उनको हम लोग एंटी कोलिनर्जिक स्ट्रेसेस के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब यही कि जो कोलिनर्जिक स्ट्रेसेस होता है वो एसिटाइलकोलिन के ब्रेक डाउन कर देता है, तो कहने का मतलब एसिटाइलकोलिन को रिड्यूस कर देता है। लेकिन जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक स्ट्रेसेस होते हैं वो कहने का मतलब ये कि कोलिन स्ट्रेसेस को ही ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले बात करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के बारे में, कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है, दो टाइप की ड्रग हैं, जो कोलिन ईस्टर हैं और एल्केलॉइड हैं, है ना। कोलिन ईस्टर वो ड्रग होगी जो कि हम सिंथेसिस के द्वारा लैब में तैयार करते हैं, और जो एल्केलॉइड ड्रग होती हैं वो नेचुरली हमको नेचर से प्राप्त होती हैं, प्लांट से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोलिन ईस्टर जो कि हम लोगों ने लैब में बनाया होता है सिंथेसिस के द्वारा, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली ड्रग है डायरेक्ट एक्टिंग की, जो कोलिनर्जिक ईस्टर में से पहली ड्रग है मेथाकोलिन, दूसरा है कार्बाकोल, एसिटाइलकोलिन और बेथानिकोल। ये चार ड्रग हैं अपनी इसमें कोलिन ईस्टर की, जो कि डायरेक्ट एक्टिंग है कोलिनर्जिक ड्रग की। ठीक है, और इसके बाद एल्कोलॉइड में कौन सी है, मस्करीन, पिलोकार्पिन, एरोकोलिन और निकोटीन। ये अपनी
4 ड्रग हो गई किसकी, एल्केलॉइड की हो गई। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये ड्रग एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस इनके होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग की। ठीक है, इनडायरेक्टली एक्टिंग में 2 टाइप की ड्रग होती हैं, जो कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब ये होता है कि उसने वर्क किया और फिर से वर्क करने के लिए एक बार फिर से कह सकते हो उसका यूज हो सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल मतलब एक बार वो ड्रग यूज हो गई, अब दोबारा बॉडी में उसका कोई भी यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, रिवर्सिबल में कौन सी है, साइक्लोस्टिग्मिन, टेक्रिन, नियोस्टिग्मिन, इंडोरोफोनियम, डोनेप्रिजिल, गोलेंटामाइन एंड रिवास्टिग्मिन, ये क्या हो गई, रिवर्सिबल ड्रग हो गई। और इरिवर्सिबल ड्रग कौन कौन सी होगी, डेफ्लॉज, पैराथियोन, मेलाथियोन, डियाजिनोन एंड प्रोपोक्सर। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग हो गई अपनी कोलिनर्जिक ड्रग हो गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कंटिन्यू अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एंटी कोलिनर्जिक के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। और इस क्लास में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले के वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की होंगी, कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है, और हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो किस प्रकार से बनता है, उसकी जो वीडियो है उसके लिंक मैं डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाकर के इसके पहले की वो वीडियोस देख लेंगे, तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं कंटिन्यू वीडियोज डालता रहूं। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।